हाय एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। एज आई हैड प्रॉमिस्ड, मैं फिर से दी डोमिनेटर सीरीज़ की अपनी अगली क्लास, इस बार फिज़िक्स की क्लास 1, जिसमें हम लोग मोशन को पढ़ने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फिज़िक्स का स्टार्टिंग होने वाला है। इफ़ एट ऑल यू वांट दिस PDF, यू विल हैव टू पे ₹99। आप देना नहीं चाहते हैं कोई बात नहीं, दीज लेक्चर सीरीज़ आर फ्री टू ऑल। आप इससे नोट्स ज़रूर बना सकते हैं। इस वाले इमेज पे थोड़ी देर बाद में आएंगे, थोड़ी सी अभी नीचे एक दो चीज़ देख लेते हैं, उसके बाद आते हैं। मोशन आखिर है क्या? अ बॉडी इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजिशन कंटिन्यूसली विथ रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर विद द पैसेज ऑफ टाइम। यानी अभी कोई चीज़ यहाँ पर है, 1 सेकंड बाद वो चीज़ यहाँ पर पहुँच जाती है, और अगर वो यहाँ से इतनी डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, हम लोग कहें कि भाई ये वाली चीज़ मोशन में आई और यहाँ से इतनी ट्रैवल की और अब ये यहाँ पर है, तो इसका क्या हुआ? पोजीशन भी चेंज हुआ, लोकेशन चेंज हुआ, समय भी चेंज हुआ, तो इसे ही कहता है मोशन। ये टोटल प्रोसेस को ही कहता है मोशन। अच्छा, इफ़ द बॉडी इज़ इन अ स्टेडी स्टेट, यहाँ पर है, 1 सेकंड बाद भी देखा यहीं पर है, 2 सेकंड बाद भी देखा यहीं पर है, तो इसे कहते हैं इट इज़ सेड टू बी इन रेस्ट। मोशन और रेस्ट एक ही कॉइन के दो पहलू है। टाइप्स ऑफ मोशन, लीनियर मोशन किसे कहा जाता है? अच्छा, लीनियर मोशन भी दो टाइप के होता है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जिसे रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं, और मोशन इन कर्व्ड पाथ तो उसे कहते हैं कर्विलिनियर। तो दोनों में लीनियर लगा है, ठीक है। तो लीनियर मोशन इज ऑफ 2 टाइप्स, स्ट्रेट लाइन और कर्व्ड पाथ वाली। उसके बाद आती है रोटेरी मोशन। रोटेरी, द स्पिनिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स ओन एक्सिस, जैसे कि अर्थ अपने ही एक्सिस पे गोल गोल घूमती है, तो इसे कहता है रोटरी। पीरियोडिक मोशन, मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ एट रेगुलर इंटरवल्स, जैसे कि मोशन ऑफ पेंडुलम। पेंडुलम यहाँ से शुरू हुई, कुछ देर बाद फिर से घूम के यहीं पर आएगी, कुछ देर बाद फिर से घूम के यहीं पर आएगी, तो इसे कहते हैं पीरियोडिक मोशन। उसके बाद आते हैं डिस्टेंस। ये कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या है? इट इज़ द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम इंटरवल। यानी डिस्टेंस तो आपको पता ही है कि दूरी, कितनी दूरी कवर की, बस डिस्टेंस। डिस्टेंस ये कितनी दूरी कवर की वो भी सेम है, डिस्प्लेसमेंट भी सेम है, बट छोटा सा एक डिफरेंस है। क्या? डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यानी स्केलर क्वांटिटी उसे कहते हैं जिसका हैंस डायरेक्शन इज नॉट यूज्ड इन द रिप्रेजेंटेशन। यानी मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े थे, ठीक है, तो आप यहाँ से इधर को गए, ये टोटल आपने रास्ता कवर किया 5 किलोमीटर्स, तो आपके डिस्टेंस क्या है? 5 किलोमीटर। आपके डिस्प्लेसमेंट क्या है? 5 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। ये नॉर्थ ईस्ट के और जा रहे हैं ना, तो जब हम लोग डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन बता दें तो उसे ही कहता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। पहला वाला स्केलर क्वांटिटी है, क्यों ना डायरेक्शन नहीं है, दूसरा वाला डायरेक्शन के साथ है, तो वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। उसके बाद ठीक उसी तरह स्पीड और वेलोसिटी, इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट ऑफ टाइम। जैसे कि मान लीजिए सबसे पहले हम लोग लिखे डिस्टेंस और उसके नीचे लिखे टाइम, सेम टू सेम वेलोसिटी है, बस अब डिस्टेंस के नीचे टाइम नहीं और डिस्प्लेसमेंट के नीचे टाइम लिखा जाएगा। तो क्योंकि ना यहाँ पर डिस्टेंस था, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ पर भी स्केलर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी बन जाता है। हालांकि दोनों की ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड वो सेम है। उसके बाद आती है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन यानी गाड़ी का जो थ्रॉटल हम लोग मोड़ते हैं ना, तो उससे क्या होता है? हमें स्पीड गेन होती है। इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यानी अभी आप 5 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहे थे, आपने स्पीड बढ़ाई और 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई, तो इसे कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और इसके ऐसा यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, एक्सेलरेशन 3 टाइप की होती है, पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो एक्सेलरेशन। यानी पॉजिटिव यानी आपकी स्पीड बढ़ रही है, नेगेटिव यानी घट रही है, और ज़ीरो यानी आप कांस्टेंट उस पर चल रहे हो। तो यहाँ पर ये जो ग्राफ है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में डायरेक्ट दे दी जाती है और पूछा जाता है कि चलो बताओ कि ये किसको रिप्रेजेंट करता है, पॉजिटिव, नेगेटिव या ज़ीरो को, ठीक है। तो ग्राफ आप याद कर लीजिए। फिर आती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ
with a constant speed. Speed is constant but the direction of motion changes continuously. यानी अगर स्पीड सेम है और डायरेक्शन चेंज हो रही है तो स्पीड और डायरेक्शन आगे, यानी यहाँ पर किसकी बात हो रही है, वेलोसिटी, है कि नहीं. तो स्पीड इज कांस्टेंट बट वेलोसिटी चेंजेस, और इसी को कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. अब स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, यानी इट इज़ एन एक्सेलरेटेड मोशन. इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले स्पीड और वेलोसिटी समझाया. अच्छा, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर एक्सेलरेशन की ये हुई सिंबल और ये हुई फॉर्मूला. सॉरी. उसके बाद आती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. एंगल बिटवीन द रेडियाई एट द बिगनिंग एंड द एंड ऑफ द आर्क इज कॉल्ड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट. यानी ये वाली इमेज देखिए, मान लीजिए कोई चीज़ यहाँ पर थी, वो पेंडुलम के जैसे यहाँ से यहाँ पर आ गई, तो ये जो कंप्लीट ये जो आर्क बनी इसे ही कहते हैं हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. क्यों, यहाँ पर अगर हम लोग सेंटर पे एक एंगल ड्रॉ करें, यहाँ पर ये जो बीच वाली एंगल बनती है, क्यों ये एंगल बनी ही क्यों, क्योंकि ना ऑब्जेक्ट पहले यहाँ पर था और उसके बाद ट्रैवल करके वो यहाँ पर पहुँच गया. ठीक है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, एंगल बिटवीन द रेडियाई एट द बिगनिंग यहाँ पर एंड द एंड, यानी यहाँ पर ये जो बीच वाली सेंट्रल एंगल बनाता है एक सर्कल के बीच में, इसे कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. इसको हम लोग क्या से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर आ गया ये, इसे थीटा से हम लोग डिनोट करते हैं. ठीक है, और इसी एंगुलर वेलोसिटी से, ये तो हुई अपनी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा को अगर हम लोग टाइम के साथ फॉर्मूला बना दे तो इसे कहते हैं ओमेगा. ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी. ठीक है, क्यों ना जहाँ जहाँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट आएगा वहाँ पर स्पीड और वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आएगा. बस वही डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी जब एक सर्कल में होने लग जाए उसे हम लोग नाम देते हैं एंगुलर. एंगुलर, ठीक है, कोई भी फ़र्क नहीं है, नॉर्मल स्पीड डिस्टेंस जैसा ही है, बस वो एक सर्कुलर पाथ में है. अच्छा, अब यहाँ तक हम लोग आ चुके हैं, तो अब आते हैं इस वाली इमेज पे, स्केलर और वेक्टर. तो स्केलर और वेक्टर मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ. स्केलर वो होती है दैट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, यानी 5 किलोमीटर. ठीक है, वेक्टर क्या होती है, इस 5 किलोमीटर में अगर हम लोग जोड़ दें नॉर्थ ईस्ट तो इसे क्या होती है, विद द डायरेक्शन, तो इसे कहते हैं वेक्टर. तो क्या क्या स्केलर है, क्या क्या वेक्टर है, वो सब मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है. ये वाली चीज़ आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, जैसे कि लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, मास, डेंसिटी, ये सब क्या है, स्केलर क्वांटिटीज़, और बाकी सब उसका अपोजिट वेक्टर क्वांटिटीज़. ठीक है, तो स्केलर वेक्टर अपोजिट नहीं है, स्केलर प्लस समथिंग दैट इज डायरेक्शन इज वेक्टर. अपोजिट नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा है. उसके बाद आती है न्यूटन्स 3 लॉज ऑफ मोशन. सर आइजैक न्यूटन in the year 1687 established 3 laws of motion in his book Principia, जिसमें से पहला जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, इट स्टेट्स दैट एवरी ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन in a straight line unless compelled to change its state by the action of an external force. जो चीज़ जहाँ पर खड़ी है वो वहीं पर ही रहेगी, और अगर आप इसे धक्का मारते हो तो वो चीज़ आगे बढ़ जाएगी. तो इसे कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया. इनर्शिया यानी वो चीज़ जो एक बॉडी जो कर रही है उसे करने देना को ही इनर्शिया कहता है. अगर खड़ी है तो खड़ा रहना देना, और अगर मूव कर रही है तो उसे मूव होते रहते देना. उसके बाद आते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. इट स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड टू द बॉडी, यानी F इक्वल्स टू ma. यानी एक चीज़ कितनी स्पीड में मूव करेगी या एक चीज़ कितनी दूर जाएगी इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. तो आप कितना बल किस पे प्रयोग करते हो. यहाँ पर एक मान लीजिए बॉल थी, एक फुटबॉलर आता है और इसे ज़ोर से किक करता है, तो ये बॉल कितनी दूर जाएगी इसे कौन डिसाइड करेगा, इसे डिसाइड करेगा इस फुटबॉलर द्वारा मारी हुई किक में कितना F था, फोर्स था. और ये फोर्स किससे निर्धारित होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन. ठीक है, यहाँ पर लिखा ना, F इज़ द प्रोडक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स मास एंड इट्स एक्सेलरेशन. यानी इस फुटबॉल का मास कितना था और ये कितना एक्सेलरेशन इसे मिला, यही डिसाइड करेगा कि ये कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इसके अंदर होता है. तो इस लॉ से भी ज़्यादा
इम्पॉर्टेंट है इसकी एग्जाम्पल्स, जैसे कि क्रिकेटर स्विंग देयर हैंड बैक वंस दे कैच द बॉल, जो हाथ को ऐसे बिल्कुल जैसे ही बॉल पकड़ता है ऐसे पीछे की ओर ले आते हैं ताकि क्या हो, एज इट प्रोवाइड्स द बॉल मोर टाइम टू लूज द स्पीड, इन टर्न इंक्रीजिंग द टाइम एंड रिड्यूसिंग द फोर्स। तो वो ऐसा इसीलिए करते हैं ताकि हाथ जितना पीछे आएगा बॉल का जो फोर्स और मास, क्योंकि बॉल को जब बैट से मारा गया था तो एक सर्टन फोर्स के साथ मारा गया था। अच्छा, वो फोर्स से डिसाइड करेगी कि बॉल कितना दूरी तक ट्रैवल करता है। अच्छा, मान लीजिए वो बॉल को टोटल 10 मीटर जाना है, ठीक है। अच्छा, क्रिकेटर यहीं पर ही खड़ा है एग्जैक्ट 10 मीटर पे, तो बॉल जब उसकी लोएस्ट पावर बॉल की कब होगी, जब वो 10 मीटर पे हो, और सबसे हाईएस्ट पावर कब हो, जैसे ही उसके बैट से मारा जाए। तो आप खुद सोचिए, अगर कोई फील्डर यहीं पर खड़ा हो जाए बैट के मुंह के पास कि बॉल यहीं से पकड़ लूँगा, तब उसके लिए कितना डेंजरस हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम फोर्स के साथ बॉल ट्रैवल कर रही है। लेकिन वही फील्डर अगर 10 मीटर पे खड़ा हो जाए तो बॉल अपने लोएस्ट एनर्जी पे रहेगा और यहाँ पर बॉल पकड़ने के लिए ईजी होगा। तो आपको हमेशा लोएस्ट पॉइंट पे खड़ा रहना पड़ता है एज फील्डर, डिसाइड करके कि बॉल वहाँ पर सबसे धीमी होगी और वहाँ पर कैच पकड़ना सबसे ईजी होगा। If one pushes the car and truck with the same force, the car will have greater acceleration. Obviously, यहाँ पर हमने बताया ना, मास पे डिपेंड करता है। मास किसका? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो कार की मास कम है तो कार ज़्यादा दूर तक जाएगी, हालांकि ट्रक की मास ज़्यादा है तो वो कम दूरी तय करेगी। उसके बाद आता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इट स्टेट्स दैट फॉर एवरी एक्शन इन नेचर देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इन अदर वर्ड्स, इफ ऑब्जेक्ट ए एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट बी, जैसे बताया बैट में जितनी एनर्जी आई, बैट टकराई बॉल से, बॉल भी उतनी ही दूर जाएगी। तो इसकी एग्जांपल क्या है? गन रिकॉइल, बुलेट फायर करने के बाद। चप्पू चलाना, रोइंग अ बोट, आप जितनी स्पीड से चप्पू चलाओगे वो पानी को इतनी ज़ोर से ढकेगा, बोट उतनी स्पीड से ट्रैवल करेगा। फ्लाइंग बर्ड अपनी विंग्स को जितनी ज़ोर से फ्लिप करेगा उतनी स्पीड से वो ट्रैवल करेगा एयर को पुश करके। उसके बाद आती है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? फ्रिक्शन, इट इज़ डिफाइंड एज द अपोजिंग फोर्स, है कि नहीं। फ्रिक्शन हर चीज़ को क्या है, रोके रखती है। अभी आप हाथ में पकड़ के फ़ोन देख रहे हो या आप जहाँ पर बैठे हो, क्यों बैठे हो? क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। अगर वहाँ पर फ्रिक्शन नहीं होता तो आप बैठते हैं और आप ऐसे स्लिप कर जाते हैं। तो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, ये तो एग्जाम में बहुत बार आता है। स्टैटिक, लिमिटिंग, काइनेटिक और रोलिंग। कौन किससे ज़्यादा है ये वाला अरेंज करने के लिए आता है, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? वेयर एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू मूव द बॉडी, मोर नहीं होगा, टू मूव द बॉडी एंड द बॉडी डज नॉट मूव, देन द फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स एंड इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। तो स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक यानी कॉन्स्टेंट, यानी मान लीजिए यहाँ पर एक डब्बा रखा हुआ है एक टेबल पे, ठीक है। अब मैं इसे क्या कर रहा हूँ, जस्ट एक उंगली से इसे टच कर रहा हूँ तो ये बॉक्स एकदम नहीं हिल रही है। क्यों? क्योंकि अभी तक मैंने इसका स्टैटिक फ्रिक्शन क्रॉस नहीं किया है, ठीक है। अच्छा, फिर मैं तो और एक उंगली से इसे थोड़ा सा और पावर देता हूँ तो फिर भी ये नहीं हिल रही है। अब भी मैंने इसका स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी जिस फ्रिक्शन से इसका बॉक्स का पार्टिकल्स इस टेबल के पार्टिकल्स को होल्ड करके रखा है, उसकी वो लिमिटिंग फ्रिक्शन को मैंने अभी तक क्रॉस नहीं किया। फिर तीसरी उंगली से और थोड़ा जैसे ही धक्का देता हूँ, बॉक्स जस्ट हिलने वाला रहता है। तो वो पॉइंट जहाँ पर बॉक्स जस्ट हिलने वाला रहता है उसे कहता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो सबसे ज़्यादा कौन है? यहाँ पर आया सबसे पहले स्टैटिक फोर्स, जो बॉक्स को हिलने ही नहीं दे रहा था। जैसे ही मैंने यहाँ पर फोर्स इंक्रीज़ किया तो एक पॉइंट आया जहाँ पर बॉक्स हिलने लगा, तो उसे कहता है लिमिटिंग फोर्स। और जैसे ही बॉक्स हिला तो उसके बाद तो बॉक्स आगे बढ़ता ही जाएगा। तो ये यहाँ से जो मैंने पुश फैक्टर यहाँ से काम किया और बॉक्स हिलना शुरू किया, इसे कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। और वंस अगर ये फिर स्लाइड वाला सरफेस हो जाए तो बॉक्स यहाँ से क्या होगा, रोल करके नीचे चल जाएगा, तो इसे कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। तो बॉक्स को हिलने नहीं दिया जा रहा था ड्यू टू स्टैटिक फ्रिक्शन, थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करना शुरू किया, जैसे ही जिस पॉइंट पे बॉक्स हिलने लगा उसे कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, यानी बस इस वन थ्रेड को आप क्रॉस कर दो, बॉक्स यहाँ से हिल जाएगी।
और फिर तो बॉक्स हिलने लग गई तो उसे कहते हैं काइनेटिक, और अगर बॉक्स रोल करके नीचे गिर गई उसे कहते हैं रोलिंग। अच्छा, तो अब अभी आप खुद कॉमन सेंस से बताओ कि कौन सा फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा है, कौन सा सबसे कम है। यहाँ पर क्या लिखा है, इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सर्फेस व्हेन अ बॉडी रोल्स ऑन द सर्फेस, इट इज़ लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। यानी सबसे ज़्यादा कौन है, स्टैटिक फ्रिक्शन। क्यों, ये बॉक्स को हिलने ही नहीं दे रहा था। ठीक है, उसके बाद कौन आता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्यों, ये भी बहुत ज़्यादा है लेकिन इसके बाद बॉक्स हिल जाती है। उसके बाद आता है काइनेटिक फ्रिक्शन, ये तो बहुत ज़्यादा कम है इसलिए बॉक्स हिलते ही जा रहा था। और सबसे कम है रोलिंग फ्रिक्शन, सबसे कम है रोलिंग फ्रिक्शन। तो इसी ऑर्डर पे आपको याद रखना है, एग्जाम में भी चारों फ्रिक्शन को इसी ऑर्डर में ही आपको अरेंज करने के लिए आता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, दिस इज मोर देर इज मोर फ्रिक्शन ऑन रफ सरफेस एज कम्पेयर टू द पॉलिश सरफेस। जितना सरफेस चिकना रहेगा तो उसमें क्या रोलिंग फ्रिक्शन उतना ज़्यादा रहेगा, वो बॉक्स उतनी आसानी से हिलने लगेगी। इन मशीन्स बियरिंग्स आर यूज्ड, बॉल बियरिंग ऐसे रहती है ना, बीच बीच में ऐसे बॉल बियरिंग रहती है, तो इससे क्या होता है, हम लोग फ्रिक्शन को घटाने का काम करते हैं, व्हील ज़्यादा स्पीड से घूम सकती है। ठीक है, अच्छा, मैक्सिमम फ्रिक्शन इज बिटवीन सॉलिड एंड सॉलिड सरफेस, है कि नहीं, सॉलिड एक सॉलिड और दूसरे सॉलिड के अंदर सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन रहता है। हालांकि गैस और गैस में सबसे यहाँ पर क्या लिखा है, एंड द मिनिमम फ्रिक्शन इज बिटवीन गैस एंड सॉलिड। एक सॉलिड सरफेस है, गैस और गैस में भी ज़्यादा फ्रिक्शन रहता है बट गैस और सॉलिड में सबसे कम रहता है। तो इसी के साथ जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे मात्र 2 पेज में ही मैंने समेटने की कोशिश की ताकि PDF ज़्यादा भी लंबा ना हो। आई होप आपको क्लास अच्छा लगा होगा। जल्दी मिलेंगे एक और नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय।